ये आगे आने वाली राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये दिखाने के लिए मान लीजिए एक तरह का लिटमस टेस्ट था। और इस लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को जो नंबर मिले और विपक्ष का जो गणित फिट बैठा, वो हम सबके सामने है। लेकिन इन नतीजों ने, इन गणित ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जीत हुई है, वो भी एक ऐसी सीट पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है। 5 बार से वो विधायक रह चुके हैं। वहां पर बीजेपी कैंडिडेट का ना जीतना और प्रशांत किशोर का जीतना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत दे रहा है कि क्या बिहार में सिर्फ तीसरे मोर्चे की अब चर्चा ही नहीं हो रही, बल्कि थर्ड व्हील अब फ्रंट फुट पर भी सामने आ गया है। प्रशांत किशोर ने वाकई में एक शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है नीरज कुमार सिन्हा को हराकर। तो उधर दतिया की बात कर लीजिए तो दतिया का में जो मूड जनता का सामने आया, क्या वो ये दर्शा रहा है कि आगे आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का कैलकुलेशन आखिर कैसे फेल हो गया और विपक्ष को कैसे नंबर मिले आगे आने के, और क्या ये नतीजे जीत हार के जो मायने हैं वो आगे आने वाली राजनीति, आगे आने वाले चुनावों की तरफ भी एक संकेत देते हैं? आज इसी पर करने वाले हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले किस तरीके से प्रतिक्रियाएं देखी गई, कैसे प्रतिक्रियाओं का दौर देखा गया, देखिए जरा। धन्यवाद दे रहे हैं जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है। उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। मैंने बोला ना कि बांकीपुर का लगातार हम लोगों ने विकास किया है, आगे भी बांकीपुर हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको अग्रिम बधाई। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम, कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना, दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए, उसी का नतीजा है ये दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। तो आज जिस तरीके से जनादेश आया है, ये जो जनादेश है, क्या ये आगे आने वाली राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश देता है? इसी पर आज हम सीधी बात करने वाले हैं, लेकिन मेरे पहले वो सुलगते सवाल आपके समक्ष रख दें जिनके इर्द गिर्द होगी सीधी बात। वो तमाम सवाल एक एक कर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या बांकीपुर दतिया के नतीजों ने बीजेपी को एक बड़ा सियासी संदेश दिया? ये सोचने समझने वाली बात है। इस जनादेश के क्या मायने निकाले जाए? दूसरा बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर बने बिहार की राजनीति का नया पावर सेंटर? किस तरीके से रणनीतिकार से अब विधायक बनकर उभरेंगे प्रशांत किशोर? क्या अब चुनाव के नतीजों ने बदलते जनमत की तस्वीर साफ कर दी है? क्योंकि बीते दिनों देश जिस तरह के मुद्दों को देखा, क्या उसके बाद तस्वीर बदली है? क्या बांकीपुर दतिया का जनादेश है 2027 का ट्रेलर? यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही पांचवा अहम सवाल आपके समक्ष रख दें, जीत उम्मीदवार की हुई है या बदलते राजनीतिक नैरेटिव की? क्या बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट बांकीपुर में उतारा?
क्या बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट दतिया में उतारा? जाति के आधार पर बिहार की राजनीति देखा जाए तो टिकी हुई है। बांकीपुर के रण की अगर हम बात करें तो कैसे समीकरण बदल गए हैं ये जरा आप देखिए। पहले बिहार की राजनीति जाति के आधार पर टिकी होती थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जाति से ऊपर उठकर जनता से वोट मांगे। दतिया में कांग्रेस की जीत के मायने भी जरा देख लीजिए। दशकों पुराना गढ़ था दतिया नरोत्तम मिश्रा का, वहां कैंडिडेट चेंज हुआ और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने पहले नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, जिस वजह से एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा। कई राजनीतिक विश्लेषक कह भी रहे थे इस बात के बारे में। पार्टी ने अनुभवी नेता को नजरअंदाज कर दिया, एक्सपीरियंस्ड नेता को इग्नोर किया। बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा, जनता ने उन्हें नकार दिया। नए चेहरे जनता ने स्वीकार नहीं किए। चाहे आप बांकीपुर की बात कर लीजिए या दतिया की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोगों ने, जनता ने नए चेहरे स्वीकार किए ही नहीं। पुराने चेहरों पर जो विश्वास था जनता का, वो विश्वास नए चेहरों के साथ आगे बढ़ता हुआ हम देख नहीं पाए। जनता खुद भी उसे आगे नहीं बढ़ा पाई। अब ये जो चुनावी गणित है, क्या इन नतीजों के बाद पूरी तरीके से बदल गया है? क्योंकि 27 में चुनाव है, 28 में चुनाव है और देश में हर साल चुनाव होते हैं, कई राज्यों के चुनाव होते हैं। और बिहार की राजनीति से जो संकेत निकलकर सामने आया है, मध्य प्रदेश की राजनीति से जो संकेत निकलकर सामने आया है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर हम उठा रहे हैं। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब एक एक कर उन मेहमानों से परिचय हम आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जन स्वराज पार्टी की तरफ से सभी प्रवक्ता बारी बारी जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। तो आइए परिचय आपका करा दें। कुमकुम भारद्वाज हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ, समर सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर बिभा रानी जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमित तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। सभी मेहमानों को टीवी स्क्रीन पर प्लीज दिखाया जाए आपके सामने ये सभी खास मेहमान। तो चलिए अमित तिवारी जी के साथ शुरुआत करते हुए, तब तक कुमकुम भारद्वाज जी डेफिनेटली हमें ज्वाइन कर लेंगे और फिर वाद विवाद समर सिंह, विभा रानी और कुमकुम भारद्वाज के साथ किया जाएगा। अमित तिवारी जी, क्या मायने निकाले जाएं? ये जनता ने जो जनादेश आज दिया है, इसे जनादेश माने या आगे आने वाले वक्त के लिए संदेश माने? एक संदेश मानना चाहिए जनता का कि जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी अपने चीजों को एक प्रयास करती है कि नया कुछ लाए, नया कुछ ट्राई करे, और जिस तरह से जो लोगों के सेंटिमेंट्स को वो जिस तरह से खेल रहे थे लगातार, उस चीज का जो है प्रत्युत्तर मिला है, जनता ने उनको दिया है। चाहे दतिया की बात करें, चाहे हम बांकीपुर की बात करें, तो बांकीपुर में तो आपने देखा था पहला जो कैंडिडेट था वो खुद ही सीट छोड़ के भाग गए, दोबारा कैंडिडेट लेके आए सिन्हा जी को। वो जिस तरह से शॉर्ट टर्म में निर्णय लिया गया, उसके बाद क्या वो प्रशांत किशोर के सामने खड़े होने लायक थे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी जल्दबाजी में जो कैंडिडेट डाला गया, क्या उसको प्रॉपर तरीके से उसका कोई सर्वे था? बीजेपी जैसे दावे करती है कि हम हर कैंडिडेचर के लिए प्रॉपर सर्वे करते हैं, प्रॉपर लोगों के बीच में जाते हैं, जब जनता कहती है यस तो हम फिर उसको टिकट देते हैं, जो कि दतिया में बोला जा रहा था कि हमने नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जो है जनता का बहुत आक्रोश है, उसकी वजह से भरत तिवारी को जो हमने टिकट दे दिया। अब जो जनता का आक्रोश है वो सबको दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से जो है नरोत्तम मिश्रा का जो बदला है, वो तो पहले ही कांग्रेस ने कह दिया था कि जो थोड़ी बहुत जो अड़चन आनी थी, नरोत्तम मिश्रा अगर खड़े होते चुनाव लड़ते तो शायद थोड़ी बहुत अड़चन आती कांग्रेस को जीतने में, लेकिन जब वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट उन्होंने काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो पूरी तरीके से जो है एक पूरा रास्ता ही दे दिया। तो क्या बीजेपी ने खुद ब खुद, हम ये कहें अमित तिवारी जी, जिस तरह का पूरा सिनेरियो देखने को मिला, अगर इसका विश्लेषण हम करें, आंकलन करें, तो क्या ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने लिए गड्ढा खोद दिया, जहां एक्सपीरियंस नेता को दतिया में इग्नोर कर दिया गया, वहीं 5 बार की परंपरागत सीट रही नितिन नवीन की, वहां पर भी बीजेपी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। वो इतना प्रतिष्ठित, वो इतना हाई प्रोफाइल कैंडिडेट नहीं था कि प्रशांत किशोर के सामने लोगों को पता हो कि नीरज कुमार सिन्हा कौन है। तौर पर नितिन नवीन जी का क्षेत्र था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वयं वो वहां प्रचार कर रहे थे, स्वयं की उनकी अपनी सीट थी,
जो नहीं बचा पाए। उसके सबसे बड़े कारण है नितिन नवीन खुद, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो भी व्यक्ति यहाँ से खड़ा हो वो उनका अपना हो, उनका अपना अजीज हो। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, लेकिन जो नितिन नवीन जी चाह रहे थे बांकीपुर सीट में, वो यही चाह रहे थे कि जो व्यक्ति जो मेरे आसपास हो, जो मेरे जानकारी में हो, जो मेरे हाथ का बंदा हो, मैं उसको वहां से लड़ाऊंगा ताकि वो जीत के आए तो मेरी बात को सीधे तौर पे बांकीपुर की जनता तक पहुंचाए। सीधे तौर पे मुझसे वो जुड़ा हुआ व्यक्ति बांकीपुर सीट पे जीतना चाहिए, ये उनकी जिद थी। लेकिन वो हो ना सका, जो रणनीति थी वो शायद फेल हो गई। बिल्कुल, वो हो ना सका, जो रणनीति थी वो शायद फेल हो गई। सुन पा रहे हैं अमित जी? चलिए लौटेंगे अमित जी के पास। कुमकुम भारद्वाज जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नमस्कार कुमकुम जी। कुमकुम जी, क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? 2 उपचुनाव और इतनी इंपॉर्टेंट सीट्स, वहां से बीजेपी कैंडिडेट अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाए। जिस विपक्ष को आप कहते रहते हैं कि वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ राजनीति करता है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है, वही विपक्ष अपना जलवा बिखेर गया उपचुनावों में। अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, प्लीज। अनम्यूट कीजिए एक बार। माफ कीजिएगा एक। ओके, डन। ओके, Am I audible? yes you are audible now, Am loud I and audible clear. now? Yes you are audible now, loud and clear. Over to you. No, what? Yeah. Monica ji, there is no need to make so much of hue and cry कि हम सीट लूज कर गए। कभी ठीक है, इनफैक्ट अगर अभी जो बात हो रही थी, इन्होंने नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करी कि जो हमारा पटना का बांकीपुर का जो विधानसभा क्षेत्र था उसको हमने लूज किया है, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि बांकीपुर की जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे तरफ से कुछ चूक हो सकता है, हुई होगी, उसको हम डेफिनेटली हम उसको रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। अगर आप देखेंगे तो कभी गोरखपुर का भी बाय इलेक्शन जो हुआ था वो हमने कभी लूज किया था, तो ये किसी को एक छोटे से बाय इलेक्शन से और हमारे ऊपर है एक बिल्कुल तीर और कमान चला देना कि हम तो बिल्कुल लूज करते जा रहे हैं। देखिए बिहार में टोटल 243 सीट्स है, हमने 202 सीट्स उसमें से जीता हुआ है, तो 202 में से 201 जो हमारा एक जो हमने जो सीट खाली हुई थी बांकीपुर विधानसभा की सीट, उसके ऊपर आज प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनको एक मौका मिला है। क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेटली अगर आप देखेंगी तो हमारे यहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं, कभी भी विपक्ष के तौर पे जो अभी पार्टी के सो कॉल्ड लीडर हैं तेजस्वी जी, वो जिस समय पे विधानसभा चलता है उस समय पे यूरोप और नॉर्वे और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री, स्पेन की कंट्री के दौरे पे होते हैं। प्रशांत किशोर जी को जनता ने अगर एक चुना है और मैं अगर उन्होंने इसी चीज को मांगा था कि आपके पास ऑपोजिशन नहीं है और हम यहाँ पे काम करेंगे, तो एक जनता ने अगर जनादेश दिया तो उसका स्वागत करते हैं और हमें जनादेश को हर किसी को स्वागत करना चाहिए। हमें उसमें से कोई हम सर आंखों पे है, अच्छी बात है कुमकुम भारद्वाज जी, आप कह रही हैं, आपको दे रही हूँ और एश्योर कर रही हूँ कि जो गोरखपुर में जो आपको देखने को मिला कि एक बाय इलेक्शन से आप हमारी भविष्यवाणी न कर दें। अभी जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, मैं उनका नाम जो बोल रहे थे अभी मैं उनको सुन रही थी, इतना ज्यादा ये परेशानी वाली बात नहीं है। परेशान तो हमें होना है और हम उसका डेफिनेटली हम रिव्यू करके और जो 2030 में जो भी 4 साल उनको वक्त मिल रहा है प्रशांत जी को, प्रशांत जी जो ने अपना मॉडल दिया है कि हम बैंगलोर बना देंगे, तो पटना के बांकीपुर सीट को 4 साल के पास 4 साल का वक्त है, वो उसको बैंगलोर बनाए। हम चाहेंगे, हमारा तो मुद्दा ही हमेशा से रहा है विकास का, 2047 का हमारा डेफिनेटली हमारे मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर जो हैं दोनों ने ही विकास के मॉडल के ऊपर ही हमने पूरी की पूरी राजनीति अपनी करी। हमारी विचारधारा ही है कि विकास का मॉडल, डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। तो हमका स्वागत है, जो भी जनता का जनादेश है उसका स्वागत है और हम 2030 में फिर से उस सीट को हासिल कर लेंगे। मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल 100% आज के समय में ही अश्योर कर रही हूँ। चलिए आप अश्योर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और ये भी अच्छी बात है कि आप जनादेश का स्वागत करते हैं, लेकिन ये आंकलन का तो वक्त है ना कुमकुम भारद्वाज जी। ठीक है, गोरखपुर का एग्जाम्पल भी आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने कोई भी बात गलत नहीं कही है, लेकिन वाकई में आंकलन का वक्त भी है कि बीते दिनों देश में जो तमाम मुद्दे सामने आए, क्या ये उनकी नाराजगी का असर था या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम
जिस नाम पर वोट डलते थे वो नाम में कहीं कमी आई कि जनता ने वोट बीजेपी के पाले में डाला ही नहीं, जबकि वो सीट एक ऐसी सीट जहां से नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक रहे। देखिए, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी ने जो इस देश को दिया है, हम उसको सर आंखों पे हमको बिठाने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, अगर हमारी देश की जनता इस चीज को नहीं समझ पाएगी तो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हमने तो शुरू से ही देश की आजादी के वक्त से हमने नीतियों को देखा कि किस तरह से नीतियां गढ़ी गई और उसका हमें क्या कुर्बानी देनी पड़ी है, क्या उसका हमें भुगतान देना पड़ा है। तो मोदी जी का जो काम किया हुआ है उनके ऊपर एक सवाल या निशान नहीं लग सकता। अभी कुछ जो अवांछनीय तत्व हैं, जिस तरीके की चीजें चल रही है देश के अंदर, कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं और लोकतंत्र में इसको स्वागत भी करना चाहिए कि ठीक है आप करें। हम और उसको मोदी जी ने उस चीज को स्वागत किया और उसके जनता के बीच में खुद आकर के उन्होंने उस चीज को इंटरेक्ट किया, उन लोगों से बातचीत करी है। जहां तक बात रही और दतिया की बात करें तो दतिया में आपको क्या लगता है, नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटना भारी पड़ गया? क्योंकि वो उनका गढ़ रहा, लोग उन्हें जानते हैं, वहां से उनको इतना प्रेम इतना स्नेह देते हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना क्या ये एक बड़ा डेंट दे गया बीजेपी को? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है, कि वहां पे एक आदमी का अगर सीट है तो वो हमारे पास वो रायबरेली और अमेठी नहीं है कि आपका ये पारिवारिक सीट है और आप पारिवारिक सीट को लेकर के 50 साल तक और 75 साल तक देश की आजादी के बाद से आप उस सीट को बिल्कुल अपने कब्जे में रखिए और आपका काम कुछ भी आपने नहीं किया हुआ हो। जहां तक नरोत्तम मिश्रा जी की बात है, बिल्कुल जनता उनके साथ थी और पूरे मध्य प्रदेश उनको जानता है और उनको रेस्पेक्ट करता है। लेकिन जो तिवारी जी को जिनको टिकट दिया गया था, उनको एक मौका दिया गया, एक युवा को अगर मौका दिया गया है, नरोत्तम मिश्रा जी ने भी उस चीज को स्वागत किया था, उसके चुनाव प्रचार में भी रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी कि बाय इलेक्शन में किसी चीज को लूज करना, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करते हैं, हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते हैं और हमारा रिव्यू डेफिनेटली होगा। बट एट द सेम टाइम आई एम एश्योरिंग यू कि जनता हमसे नाराज नहीं है, क्योंकि हम नाराजगी वाला कोई काम ही नहीं करते। हमारे शीर्ष नेतृत्व पे जो बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिन जिन मुद्दों को देश की आजादी के बाद से आप उठाकर देख लें कि जो आईपीसी सीआरपीसी हुआ करता था उसको बीएनएस 370 आर्टिकल आप देख लें, ट्रिपल तलाक आप देख लें, आप जितने भी इश्यूज को उठाएंगे और सिलसिलेवार ढंग से जो काम नहीं हुआ था उसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। के पास चलेंगे, ठीक है। अमित तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं आपको, एक टेक फटाफट से उनका लेते हुए समर सिंह के पास चलेंगे। ओवर टू यू अमित तिवारी जी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का महिमा मंडन आप तौर पे करिए, वो एक बहुत अच्छे वक्ता है और जनता को बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवाने में बहुत माहिर आदमी है। मैं इस बात को मानता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बहुत सारी करिश्मेटिक पावर है, लेकिन जो विकास 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 जो आप कह रही हैं, 5 बार से आपके पास नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ऐसा विकास कौन सा था मैडम कि वो जनता को दिखाई नहीं दिया? उसने जो है प्रशांत किशोर को जिता दिया। ऐसा कौन सा विकास था नरोत्तम मिश्रा जी का कि दतिया आप शायद गई नहीं है? हम तो वो लोग हैं जो शनिवार को जो है माँ धूमावती माता के दर्शन करने वाले हैं, हर शनिवार रविवार को जाने वाले लोग। दतिया में कौन सा ऐसा विकास हो गया कि वहां पे क्या सारे एक्सप्रेस वे दतिया में बन गए? सारी दतिया की सड़कें जो है बिल्कुल एक्सप्रेस वे की तरह चल रही है, अरिंजा आज भी लगा हुआ है दतिया में। आप जिन बात कर रही है विकास, ठीक है, सही है कि नोएडा जैसे शहरों में जो है बारिश होती है तो लोग जो है पैदल चलने को मजबूर हो जाते हैं, गाड़ियां बस जाम हो जाती हैं। आपका विकास दिख रहा है कि आपका विकास कहाँ चल रहा है? एक्सप्रेस वे धंस रहे हैं, गड्ढे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, खूब विकास हो रहा है आपका, पुल गिर रहे हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं, जो अभी 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ वो ब्रिज गिर गए, कोलैप्स हो रही है। ये उद्घाटन आपके आप ये कर रहे हैं और पीछे से वो गिरे जा रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार, अभी बटेश्वर का जो मुद्दा उठाया माननीय अखिलेश यादव ने वीडियो डाली कि मिट्टी के ऊपर जो है सीमेंट लगा रहा है वो बंदा, ठीक है, आप कहेंगे जांच कर रहा है। जांच का काम आप जब कोई सवाल उसी विकास पर अब एक सवालिया निशान आकर खड़े हो गए हैं कि तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, अनाउंसमेंट इतनी होती हैं, परियोजनाएं शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो उन तस्वीरों के माध्यम से बार बार सामने आ रही है। उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। समर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, बहुत बहुत बधाई कांग्रेस को, शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, लेकिन ये जो जीत है इसे क्या कांग्रेस अपनी सच जवाब दीजिएगा, कांग्रेस अपनी जीत करार दे रही है कि उनके काम
उनके नाम और उनके विश्वास पर जनता ने वोट किया है, या फिर ये बीजेपी का एक नेगेटिव वोट था, बीजेपी से नाराजगी जनता की थी जो पॉजिटिविटी और जीत के रूप में कांग्रेस के खाते में गई? जी, पहले तो जो जीत है उसका श्रेय मां पीताम्बरा को जाता है, जिनका आशीर्वाद आज घनश्याम सिंह जी को मिला। साथ ही उन लाखों हमारे मतदाता भाई बहन जिन्होंने विकास के लिए, एक्चुअल विकास जिसको कहते हैं, उसके लिए उन्होंने वोट करा, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करा, किसानों ने अपनी उन्नति के लिए वोट करा, बेरोजगारों ने रोजगार के लिए वोट करा, छात्रों ने शिक्षा के लिए वोट करा है। तो ये हमारी जीत नहीं है, ये कांग्रेस की जीत नहीं है, जनता की जीत है। ये ईश्वर की जीत है, इस प्रदेश के ईश्वर रूपी जनता की जीत है और उनकी उम्मीदों की जीत है। जहां से आज दतिया से आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा मोनिका जी, जो शुरुआत आज हुई है, आज जो भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत और कांग्रेस पार्टी के उदय की शुरुआत, लोगों की आंखों की पट्टियां खुल गई है, उनका अंधविश्वास आ रहा है यहाँ पर, उनका जो है जो भक्ति है, जो भक्त बोलते हैं हम उसको कि भारतीय जनता पार्टी के भक्त, उनकी भक्ति हारी है और ईश्वर की शक्ति जीती, हम उसको यहाँ पर कहना चाहूंगा। जहां तक की बात अगर संगठन की करें, बेशक संगठन ने एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर ताल ठोकी है वहां पर, जहां पर जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी, हमारे मीडिया के अध्यक्ष मुकेश नायक जी, और दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उनके पुत्र विधायक जयवर्धन सिंह जी, इन लोगों ने वहां पर ग्राउंड पे काम किया है, लोगों से मिले, बड़ी सभाएं नहीं करी, छोटे छोटे टुकड़ियों में लोगों से मिले, छात्रों से मिले, बच्चों से मिले, बुजुर्गों से मिले, किसानों से मिले, एक नुक्कड़ सभाएं उन्होंने वहां पर करी, उनकी समस्याओं को जानने का दिल से प्रयास किया है। चुनाव जीतना हारना आप समझते हैं, कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से अलग प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है। आप अगर राहुल गांधी जी का माने, राहुल गांधी जी का अगर आप बयान उठा के देखें तो वो बोलेंगे एक नहीं मैं 1000 वो चुनाव हारूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम और देश को विभाजन करने वाली चीजों को बिल्कुल भी चुनाव में नहीं आने दूंगा, उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। वही सोच मध्य प्रदेश के अंदर, दतिया के अंदर जीतू पटवारी जी की देखने को मिली है, हमारे संगठन को देखने को मिली है। और जहां तक की बात है, फैक्टर्स रहे जो कांग्रेस के फेवर में गए और बीजेपी को एक डेंट दे गए? जी, जो विकास की बात पूरे भारत में आज चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब विकास किया, खूब विकास किया, वो विकास सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 4 दिन पहले एक बच्चे को मिनरल वाटर की बोतल, जो बिस्लरी की बोतल होती है, उसके अंदर जो है सलाइन चढ़ाया जाता है। 2 दिन पहले जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के अंदर, वो पूरी जो है नमक के साथ खा रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रदेश बना दिया है। एक ऐसा अस्पताल चलता है इंदौर के अंदर, जो इंदौर मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा महानगरों में से एक आता है, उसमें एक अस्पताल ऐसा चलता है जो कि अस्पताल है ही नहीं, भूता अस्पताल है, सब कुछ है, आपको तनख्वाह मिल रही है, वहां पर डॉक्टर अपॉइंटेड है और नर्स वहां पर अपॉइंटेड है, वहां पर पूरा स्टाफ अपॉइंटेड है, लेकिन वहां पर अस्पताल नहीं है। इस प्रकार का विकास से लोगों की आंखें खुल रही है, जिस प्रकार से तो आप कह रहे हैं लोगों की आंखें खुल रही हैं, जनता देख रही है और बीजेपी से मोह भंग हो रहा है और वोटर्स जो है वो कांग्रेस की तरफ एक बार फिर से शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये जो जीत है समर जी, इस जीत को कैसे, मैं आ रही हूँ कुमकुम जी, इस क्वेश्चन के बाद आपके पास दोबारा आती हूँ, आप इस जीत को किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे? कहीं ये ना हो कि ये जो जीत है वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों के साथ सिमट कर रह जाए, क्योंकि कांग्रेस की अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो वो मैच बीजेपी के लेवल का क्या कांग्रेस कर पाएगी? इस चुनावों से क्या एक बूस्टअप मिला? जी देखिए, बिल्कुल बूस्टअप मिला है। आज 6029 वोटों की जीत नहीं है। अगर हमारे उसको दृष्टि से देखा जाए, अगर हमारे जो उसमें उसको देखा जाए तो कम से कम 30,000 वोटों की जीत है। मैं आपको बताना चाहूंगा मोनिका जी कैसे। आपने दामोदर यादव जी को उतार दिया जो कि हमारा वोट काटने के लिए आए थे। ये बात इसलिए सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो है वो दामोदर यादव को कभी नहीं, पूरे चुनाव के अंदर उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया है। तो अगर दामोदर यादव का फैक्टर नहीं होता तो उनके वोट भी भारतीय कांग्रेस पार्टी को मिलते। उसके बाद में आप देख लीजिए, सारे प्रशासनिक हथकंडे अपनाने के बाद में पुलिस इनकी, सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, देश में सरकार इनकी, उसके बाद में धन बल, बाहुबल, हर चीज होने के बाद में हमने देखा किस प्रकार से वोटिंग वाले दिन फर्जी वोटर्स को पकड़ा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। और वहां पर कई लोग ऐसे आए कैमरे के सामने जिन्होंने कहा कि हमारा वोट, हम जब वोट करने गए वहां पर वोट डल चुका था। तो इतना सब कुछ करने के बाद में अगर अब भारतीय जनता पार्टी हारी है और कांग्रेस जीती है तो मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि सारे हथकंडे इनके पास में है। सारी चीजों को लगाने के बाद में भी अगर ये जीत नहीं पा रहे हैं
तो इनकी स्थिति अगर आप अंदर डाले देखेंगे तो बहुत कमजोर हो चुकी है। जनता की आंखें खुल रही है। बार बार कहना चाहूंगा, जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, देश की जनता को बताना चाहूंगा कि जब लोगों की आंखें खुलती है तो किस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, लोगों की आंखें खुलती है किस प्रकार दतिया के अंदर जो इतने सालों से सुशासन की बात कर रहे हैं, पिछले 22 साल से इनकी सरकार 22.5 साल होने आ गए हैं, उसके अंदर भी आज तक इन दतिया को इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री का दर्जा दिला। मतलब जैसे देशों के अंदर, विदेशों के अंदर सूडान और सोमालिया है, उस प्रकार की स्थिति वहां पर दतिया के अंदर है। और आप बोलेंगे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार भी रही, कांग्रेस के विधायक भी रहे, तो कांग्रेस के विधायक के हाथ काट के आपने उनको विधायक बना के रखा था, जिनको कोई सुविधा जो है केंद्र से नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आज जैसे पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतना बोलने का मौका दिया ताकि हम अपनी बातें जो जनता तक पहुंचा सके। और जो सूरज है, एक सूरज है, अंधकार को मिटाने के लिए जो किरण हमको चाहिए वह किरण दिखिए, जल्दी इसका सूर्योदय भी होगा। सूर्योदय जल्द होगा। कुमकुम भारद्वाज जी क्या कहेंगे? कांग्रेस इस जीत को राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत जल्द लेके जाने की तैयारी में है, जिसका असर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो चलिए वक्त ही बताएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक सूर्योदय भी देखने को मिलेगा कांग्रेस के नाम का। कितना हास्यास्पद लगता है जब ये लोग जनता को समझते हैं कि वो लोग बिल्कुल मूर्ख हैं और उनको जिस तरीके से इन्होंने देश की आजादी के बाद से राज किया और मूर्ख बनाते रहे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो आज भी मूर्ख ही समझ रहे हैं। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में ही कहा कि प्रदेश में और देश में भाजपा का शासन है। तो मैं कहना चाहूंगी कि 2023 में चुनाव मध्य प्रदेश में जो हुआ उसमें हमें जो सीटें मिली 165 सीटें मिली, इनके पास 64 आया, तो जनता को ये कन्विंस नहीं कर पाए। 2-3 साल के वक्त में ही इनको ये बेचैनी हो गई कि एक सीट उपचुनाव पे ये इतना बड़ा ढोल नगारा, फूटा हुआ ढोल और नगारा पीट रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या हासिल कर लिया। अरे जन विश्वास को हासिल करने पे डेफिनेटली खुशी होती है, लेकिन आप प्रोराटा बेसिस पे देखेंगे तो आपसे हम 2/3 पे हैं जनता के विश्वास में और आप कहां खड़े हैं। तो इन चीजों को बिना समझे हुए और आज हम हार्डली जो 18,000, 15,000, 10,000 के वोट मार्जिन से जो जीते हैं उसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। आप साथ में ये जो मंजलपुर है जहां पे 30,000 वोटों के मार्जिन से हम जीते हैं, तो उसको कैसे भूल जाया जाता है कि जहां पे वोट मार्जिन आज गुजरात में इतना बरकरार है कि हम इतने समय से वहां पे बने हुए हैं और जनता को जो हमने सुविधाएं दी हैं, जनता का जो हमने दिल जीता है, अपने काम के बेसिस पे जीता है, उन चीजों को बिल्कुल उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाता है। समझिए मंजलपुर को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है दतिया आप जीत गए, ठीक है दतिया आप जीत गए समझिए, पर मंजलपुर कैसे भूल जाए जो कुमकुम भारद्वाज जी कह रहे हैं? ऑडियो नहीं आ रही। ये जो जीत है कोई आसान जीत हमारे लिए भी नहीं। इस जीत के पीछे दतिया की जनता है और सब कुछ लगा देने के बाद भी। आज मैं आपको गुजरात की स्थिति बताऊं तो वहां पर मोदी और अमित शाह के बारे में अगर आप कोई मतलब बार्बर की शॉप पर भी अगर आप किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वहां पर इसकी आजादी नहीं है। आपको गांधीनगर में है कि आप उनका नाम भी ले सकें, उनको मुझे बीच में नहीं बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री थोड़ा भी कॉमन सेंस है, थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो देश के प्रधानमंत्री को रेस्पेक्ट से नाम लीजिए, देश के प्रधानमंत्री का नाम रेस्पेक्ट से लीजिए। ये 10 जनपद को कब्जा करने की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं कि 10 जनपद को बनाए रखने के लिए सोनिया गांधी जी राज्यसभा में बूढ़ी होकर के राज्यसभा में पहुंचती हैं ताकि 10 जनपद उनका बना रहे। आप देश के प्रधानमंत्री का जब नाम लेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता के जनादेश से वो प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हम बाप बना के नहीं बैठते किसी को। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री का अगर आप नाम लेंगे तो आदर नहीं, प्रधानमंत्री है क्या हो गए? जनता ने चुना है, हमारे पैसे दाल रोटी चल रही होगी। अपनी समझिए देश के प्रधानमंत्री पर निशाना मत साधिए। समझिए रिक्वेस्ट देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, हर एक के प्रधानमंत्री हैं, तो आप पार्टी तक सीमित रहिए, प्रधानमंत्री पे क्यों इस तरह से कर? मोनिका जी मैंने उन्हें कोई अपशब्द नहीं करे और उनको रिस्पेक्ट करने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है। उनको हमने चुना है, हमारे पैसे पे उनकी जो है दाल रोटी चल रही है। विदेशों में जो मेलोडी चला रहे हैं, ये कोई लाइन नहीं होती ना, खुद सोचिए क्या लाइन है। आप कह रहे हैं हमारे पैसे पे दाल रोटी चल रही है, ये लाइनें गलत है। समझिए यही मैं आपको कह रही हूँ, ये लाइनें गलत है। राहुल को चुना है, राहुल गांधी को चुना है। ठीक है, इस बहस को हम विराम देते हुए विभा रानी के पास चलते हैं। ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट इस बहस को विराम देते हुए डॉक्टर विभा रानी के पास चलेंगे। जन स्वराज की प्रवक्ता हमारे साथ है। विभा रानी जी क्या कहें? बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो पार्टी को, दूसरा ये सिर्फ एक सीट की जीत के तौर पर इसे देखा जाए या फिर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? अब
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी गेस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जीत जो है ये सिर्फ आप एक ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र की जीत है या बिहार की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। पूरे देश का मैंडेट है ये कह रहा है कि बीजेपी को सिरे से नकार दिया जाता है। सबसे पहले तो ये, और ये हमारे प्रशांत किशोर जी ने पहले भी ये कहा था कि जो बांकीपुर का चुनाव होगा ये उपचुनाव नहीं, ये जनता का रेफरेंडम होगा बीजेपी। तो बीजेपी को सिरे से नकार चुकी है सिर्फ ये बांकीपुर की जनता, और बांकीपुर में हमारी भारी जीत हुई है। इसके लिए बांकीपुर की जनता, पूरे बिहार की जनता, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सिर्फ बांकीपुर की जनता की आवाज नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए बदलाव का एक सिंबल माना जाएगा, और ये पूरे देश में भी ये बदलाव का सिंबल माना जाएगा। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, सब जगह मेजोरिटी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब लोग परेशान है। इवन हमारे युवा, जितने भी जनता है, सब ने बहुत भारी बहुमत से जिताया था बीजेपी को, लेकिन वो अब क्या ही कर रही है, कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रही है। इसीलिए ये जो बांकीपुर है ये पूरे देश के लिए आवाज बनेगा, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आवाज बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि बांकीपुर पूरे देश के लिए आवाज बनेगा, तो क्या यहां से हम ये कहें कि जन स्वराज पार्टी का असल मायनों में अब बांकीपुर से उदय हुआ है? बिल्कुल, ये बांकीपुर से उदय है। प्रशांत किशोर जी पहली बार ये सत्ता में आएंगे, पहली बार एमएलए बन रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ये प्रशांत किशोर जी की नहीं, हमारी पार्टी की नहीं, ये जनता की जीत है, बांकीपुर की जनता का जीत है। क्या बदला आप कह रहे हैं जनता की जीत है, जनता की जीत है, लेकिन पहले प्रशांत किशोर जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार वो जगह बनाने में कामयाब हुए। क्या बदला असल चुनावों में और उपचुनावों के बीच में? बिल्कुल, बहुत, देखिए बदला बहुत पहले से बदल चुका है, ऐसा नहीं है। आप कब तक अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाएंगे? जो भी हमारे जो मतदाता है उसको आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? अब सब लोग शिक्षित हैं, हमारे युवा हैं, सब देख रहे हैं कि देश में कैसी व्यवस्था है। तो ये जनता पहले से ठान चुकी थी कि इस बार बदलाव करना है, और इस बार बदलाव की शुरुआत, बदलाव की नींव बांकीपुर से रखी जाएगी, और ये फिर बिहार में भी बदलाव का एक आप आगाज मानिए, और फिर हम नेक्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें भी आप बदलाव जरूर देखेंगे, ये मेरा मानना। क्या ये माने हम कि अब जाति से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति में स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्व रख रहे हैं? बड़े चेहरों की जगह जो मुद्दे हैं, जनता की जो बात है वो इम्पोर्टेंस रख रही है, और उसी के आधार पर जनता वोट दे रही है? क्योंकि इससे पहले अक्सर बिहार की राजनीति में देखा गया है कि किस तरीके से जाति के आधार पर वोट डलते रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए, अब वो टाइम नहीं है कि जातियों में उलझ के हम लोग रहे, और हमारी पार्टी भी जाति, धर्म ये सब से ऊपर उठ के सोचती है, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है। इसलिए हमारी पार्टी के भी लोग शिक्षित हैं। प्रशांत किशोर जी शिक्षित हैं, सूझबूझ वाले, अच्छे समझ वाले आदमी हैं, और वो एक व्यक्ति ही अभी बिहार की विधानसभा में गए हैं, वो एक व्यक्ति 242 लोगों पे भारी पड़ेंगे और अकेले विपक्ष का काम करेंगे, ये आप देखिएगा। तो ये जनता अब समझ चुकी है, वो मूर्ख नहीं बनने जा रही है कि आप हर बार धर्म की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे और जनता को उलझा के आप अपना मैंडेट ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और बिहार नहीं बदलेगा, पूरा देश बदलेगा, और ये हम लोग, हमारा ये आगे का भी। तो चलिए, आप जो आगे का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, वो कितनी असरदार साबित हो सकती है? कैसे बिहार से आगे अपने पांव पसारने में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, या क्या चुनौतियां आएंगी, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आगे चलकर अमित तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। पहले राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी जी, क्या आप ये माने, चाहे बांकीपुर को देख लीजिए चाहे दतिया को देख लीजिए, क्या आप ये माने कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता वोट दे रही है? क्योंकि उनकी जो समस्या है, बिकॉज उपचुनाव में एक वक्त भी मिल जाता है, उन्होंने जो कैंडिडेट जितवाया, फिर उसके बाद कुछ समय बाद उपचुनाव, उन्होंने देखा कि जो वादे उस कैंडिडेट ने किए, दरअसल वो वादे तो इस 1 साल 1.5 साल के दरमियान पूरे हुए ही नहीं, और ऐसे में उपचुनाव में जो पूरा मैंडेट है वो बदल कर रह जाता है। सबसे बड़ी बात मोनिका, इस बात को समझिए आप कि जब कोई बड़ा नेता कहीं पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है तो उसके अपने एक मायने होते हैं, जनता की उम्मीदें होती हैं। वो जानते हैं कि प्रशांत जी बहुत मुखर होकर अपनी बात रखेंगे और पूरे बिहार की बात करेंगे, समुचित विकास की बात करेंगे। तो
ये भी एक नैरेटिव होता है जो जनता के बीच में पहले से बना होता है कि अगर कोई बड़ा नेता अगर हमारी सीट चुनाव लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो विकास करेगा। भले ही नितिन नवीन वहां पे लगातार चुनाव जीत रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन वो एक मुखर होकर जो विकास की बात होती है वो चीज वहां पे नहीं दिखाई दी उनको। सिर्फ बीजेपी का एक कोर वोटर वहां बन के रह गई थी जनता। अब की बार लोगों ने बदलाव किया है, कहीं ना कहीं वहां पे विकास होगा। जैसे कि हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बात थी रायबरेली अमेठी की। रायबरेली अमेठी की जनता भी डेमोक्रेटिक जनता है। वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के लिए कोई बिका हुआ है। जो काम हो रहा है वहां पे, किसी भी जिले में चले जाइए, रायबरेली अमेठी का नाम लेने से पहले सोचिए कि छोटे बड़े जितने भी उद्यमी हैं वो वहां पे कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितना कारोबार लगा। आईटीआई लिमिटेड 10,000 एम्प्लॉय की फैक्ट्री वहां पे लगी। आप उस आईटीआई को बंद करने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। प्रमोद महाजन के जमाने में जो है जो टेंडर जो पब्लिक टेंडर हुआ उसके बाद जो है सरकारी कंपनियों को जो है भत्ता लगा। नहीं तो आईटी ऐसी कंपनियां बंद नहीं होती। आप भेल ले लीजिए, सेल ले लीजिए, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे लेवल वेस्पा ले लीजिए, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, मोदी लीजिए, मैं नाम नहीं गिनाते थक जाऊंगा। एम्स ले लीजिए, रेल पहिया कारखाना ले लीजिए, रेल कोच कारखाना ले लीजिए, क्या नहीं है वहां पे? अमेठी में क्या नहीं है वहां पे? क्या नहीं दिया? आप अगर क्यूटोव नहीं बना पाए बनारस को तो ये आपकी गलती है। आप अगर गोरखपुर को जो है नहीं लंदन बना पाए तो वो आपकी गलती है। आप तालाब को जो है कितना सौंदर्यीकरण कर लीजिए, रहेगा तो वो तालाब ही ना। लेकिन आप लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए फैक्ट्रियां लगाने के बजाय आप ब्यूटिफिकेशन में लगे हुए हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को ब्यूटिफिकेशन में उलझा दिया जाए और लोगों को रोजगार ना मिले। तो जनता और युवा जो है वो कॉकरोच बन के बाहर बैठेगा। तब आप झुकेंगे, तब आप इस्तीफा देंगे। लगातार नीट के पेपर आपके वहां लीक हो रहे हैं, लगातार जो है पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए, वहां पे आप लोग बात नहीं करेंगे। विकास 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 ना हो गया, आप उसको खोज रही हैं जैसे लग रहा है। जैसे कानपुर का विकास खोजा जा रहा था, वैसे ही जनता आजकल विकास खोज रही है। विकास खोजते खोजते जंतर मंतर पे पहुंच गई। अरे प्रधानमंत्री जी ने लीड क्यों लेना पड़ा? आप ये समझिए ना, देश के एक बड़े नेता हैं, उनका सम्मान है, उनका सम्मान है। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना काम कर रहे होते या बाकी मंत्रालय काम कर रहे होते, आपसे मैं पूछ लूंगा, 58-60 मंत्री हैं कैबिनेट में, क्या आपको नाम पता है उनके मंत्रालय पता है? आपको कभी उनकी बाइट आती है? कभी मीडिया में कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उनका कार्यालय का क्या कर रहा है? 4 डिपार्टमेंट प्रहलाद जोशी को दे दिए गए, क्या उनके डिपार्टमेंट में क्या काम हुआ? क्यों उनको पदोन्नति दी गई? उनके पास मंत्री नहीं है क्या? युवा नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर जैसे लोग नहीं है आपके यहाँ पे? आप लोग क्यों उनके साथ छलावा कर रहे हैं? आप अपने नेताओं को जो है जो दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। यही कभी कांग्रेस करती थी। ठीक है। यही माधवराव सिंधिया के साथ हुआ, राजेश पायलट के साथ हुआ। आज कांग्रेस धरातल में पहुंच गई। आज बीजेपी भी वही कर रही है, वो भी वही पहुंचेगी जहां कांग्रेस पहुंची थी। इसमें कोई बंटवारा नहीं है कि कोई पार्टी जो है अपने जो नए नेताओं के साथ जो है बहुत अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है। युवाओं को सिर्फ आगे लाना, युवाओं के जो शासन की राजनीति से लोग आके निकल के आते थे, आप लोगों ने शासन चुनाव ही बंद कर दिए। ठीक है। जहां जहां आपकी सरकार पहुंची वहां वहां आपने शासन चुनाव बंद कर दिए। आप एबीवीपी की बात करती हैं, जिसका पहला है कि परीक्षा जो है पारदर्शिता लाई जाएगी, सारी चीजें लाई जाएंगी। वो एबीवीपी कहाँ है? वो नीट पेपर में क्यों नहीं? जहां पे आपके पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जहां जहां आपकी सरकारें हैं 22 स्टेट में, आपकी एबीवीपी क्या कर रही है? एबीवीपी क्यों नहीं प्रदर्शन करती है? बाकी ऐसा हो गए, एनएसयूआई हो गए, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों विपक्ष को सड़कों पे आना पड़ रहा है? आपकी विंग है, वो क्यों नहीं विंग प्रदर्शन करती है? भारतीय जनता पार्टी खुद ले ले, खुद प्रदर्शन करे। क्या जरूरत है किसी और पार्टी को राजनीति करने की? आप हर मुद्दे को कहेंगे राजनीति मत करिए, पॉलिटिसाइज मत करिए। अरे कोई विपक्ष मुद्दा उठाए तो राजनीति कर रहा है। आप कहीं पे विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपका जो है झारखंड में पेपर लीक हुआ, वहां पे आप जो है जनता लेके जो युवा बैठे हुए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट कर रही है। वहां क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? वहां पे एबीवीपी क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे राजनीति करनी है आपको। वहां पे आपको राजनीति नहीं नजर आ रही है। कर्नाटक में आपको राजनीति करनी है,
तमिलनाडु में आपको राजनीति करनी है। कुमकुम भारद्वाज जी, राजनीति करते करते जो स्ट्रैटेजीज बीजेपी अख्तियार कर रही है, अब उन स्ट्रैटेजीज को लेकर सवाल उठने लग गए हैं कि आप अपने ही कुछ नेताओं को दबा रहे हैं। जो स्ट्रैटेजीज को लेकर चल रहे हैं वो क्लियरली पता लगता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चला जा रहा है। बड़े आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कैसे जस्टिफाई करेंगी? देखिए, कहीं पे कालिक पोतना ना बड़ा आसान होता है, धारा प्रवाह बोल सकते हैं 1.5-2 घंटे तक, लेकिन जब उसको करेक्शन की बात होती है, जब उसको कहा जाता है कि एक सुझाव दीजिए, आपकी अगर इतनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है तो लोगों को सुझाव समझ में नहीं आता। तो मैं इस चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा सिंपल मानना है, अगर हमारी समझदारी इतनी है तो हम सॉल्यूशंस के साथ है। वी जो देश है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम सब मिलकर के इसको बना रहे हैं, और हम हमारी जो अनदेखी होगी उससे हम अगर चूकेंगे तो डेफिनेटली चीजें बिगड़ेंगी, उसका शेप बिगड़ेगा। तो हम सबका एक योगदान होना चाहिए। राष्ट्रीय और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो अमित जी का स्वागत है कि अमित जी सोल्यूशन दे। एलिगेशंस लगाने का काम तो जनता नहीं चाहती है, उन चीजों को पसंद नहीं करती। हर कोई चाहता है कि लोगों का समस्या का समाधान बताइए, कुछ समस्या का समाधान क्या है। अभी बांकीपुर के विधानसभा चुनाव की बात हो रही थी और उनके हमारे पैनल में बैठे हुए उनकी प्रवक्ता कह रही थी, देखिए बांकीपुर को वो कह रही हैं कि दिस इज रेफरेंडम, ये रेफरेंडम है पूरे देश के लिए। मतलब इस तरह से कि मतलब आप समझ जाएं कि वहां पे 34% जो वोटर्स टर्नआउट है, उसमें से जितना परसेंट इनको वोटिंग मिला है तो कितनी आबादी का वोटिंग मिला, 14 करोड़ जिस बिहार की आबादी है, ये बिहार का तो रेफरेंडम हो ही नहीं सकता। देश के रेफरेंडम 140 करोड़ रेफरेंडम की बात ये कर रही हैं, तो इनकी मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। मैं तो अभी कहूंगी कि आपको एक मौका मिला है, एक बीज है जो अभी जस्ट बढ़ना शुरू किया है, थोड़ा जरे जमाइए, जनता के बीच में जाइए। एलिगेशंस लगाना बहुत आसान है, लेकिन समाधान के साथ जब आप जाएंगे, जब आपको काम करना पड़ेगा तो चीजें बिल्कुल आप दूसरी तरफ आ जाती है। आप हमारी तरफ हैं और आपको काम करके दिखाना होगा, सिर्फ बोलना नहीं होगा। जो चीजें आपने बोली, हमने जो हमारे एक्स सीएम नीतीश कुमार जी, उनको आपने कह दिया कि उनका डॉक्टरेट वीडियो है। आपने एसएसपी जो ऋषिकेश शर्मा थे, आप सुन लीजिए, विभा प्लीज लिसन टू मी, उसके बाद से आपको भी मैं सुनूंगी, अदरवाइज चीजें कोइंसाइड करती है तो समझ में नहीं आता है। आपने वहां पे एलिगेशन लगाया, अगर आप हार जाती तो आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती। आपने एसएसपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे ये रेफरेंडम नहीं था, आपको एक मौका मिला है। जो अगर वहां पे नितिन नवीन जी नेक्स्ट टाइम पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो आपकी जमानत वहां से जब्त हो जाएगी। आप गलतफहमी में मत रहिए। आपकी खुशी को मैं धूमिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप खूब सेलिब्रेट कीजिए। मैं हर बार डिबेट में आपके पैनल के बैठे हुए लोगों को बोली हूँ कि यहाँ पे विपक्ष का पूरा मैदान खाली है और बिहार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कमजोर विपक्ष होने की वजह से। कभी हमारे देश के अंदर 1 दशक तक, 10 साल तक कोई विपक्ष नहीं था पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो फिर जाकर के एक विपक्ष मिला है। तो विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है, उस चीज को आप समझिए। और अगर आप दावा कर रही है कि अगर प्रशांत किशोर विपक्ष की भूमिका एक कैंडिडेट होकर के निभा पाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम बैंगलोर बना देंगे, हम पटना के बांकीपुर एरिया को बैंगलोर बना देंगे। श्वेत पत्र बोलिए जारी करने के लिए हमने उनको, जनता ने जनादेश दिया है, स्वागत है, लेकिन हमारी आंखें खुली हुई हैं। आपकी एक एक एक्टिविटीज जो आप करेंगे वहां पे जनता के साथ, कुछ भी अगर आप उनको गुमराह करेंगी तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं, वहां से हटे नहीं हैं, मैदान में आज भी डटे हुए हैं। हमने यूपी से, एमपी से, झारखंड से लोगों को 10,000 लोगों को ला करके पेड़ आदमी को नहीं रखा है। हमारे पास अपना एक संगठन है। मेरी शुभकामनाएं है, संगठन तैयार कीजिए बिहार की बेहतरी के लिए। अगर आपका एक स्वप्न है बिहार की बेहतरी के लिए, जो प्रशांत जी जो चाहते हैं वो बिहार के लिए जो उन्होंने बोला है, मैं भी प्रशांत जी को जानती हूँ, आप गलतफहमी में मत रहे मैडम। मैं भी प्रशांत जी को, आई हैव गुड एसोसिएशन विथ हिम, मेरी भी कई बार बातचीत उनसे हुई है। मैं प्रशांत जी को भली भांति जानती हूँ। अगर बिहार के लिए अब उनको भी बोलने का वक्त दीजिए। बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए अगर वो आते हैं तो मैं तो बार बार कह रही हूँ, स्वागत है विभा जी, ही इज मोस्ट वेलकम, ही इज मोस्ट वेलकम। अपने चादर को फैलाइए, पूरा विपक्ष का मैदान खाली है, प्लीज आइए, स्वागत है। बिहार के डेवलपमेंट मॉडल के लिए काम कीजिए, हाथ बटाइए, हमारा भी हाथ मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच। आप नितिन नवीन जी होते, ऐसा है मैडम कि नितिन नवीन जी पिछले 5 बार से वहां से विधायक रह चुके हैं, और उसके बाद आप उनका ये कहना, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उनका ये स्टेटमेंट आया उन लोग बीजेपी वालों का कि भाई हम बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएंगे।
ये मैडम, ये तो आपने अपने ही कैंडिडेट को इस तरीके से इस भद्दे भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने ही कैंडिडेट को आप लोग इस तरीके से बिल्कुल मैं यहाँ एग्री नहीं करती हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। जनता का जनादेश जो है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं होता। कोई लोकतंत्र में विभा जी, लोकतंत्र में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं होता। एक वोट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा कैंडिडेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा कार्यकर्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ऑपोजिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप आइए, आपका स्वागत है। प्रशांत जी को बोलिए कि प्रशांत जी जो उन्होंने बैंगलोर बनाने की बात करी है, बैंगलोर के मॉडल को स्टडी करें सबसे पहले, उसके एजुकेशन मॉडल को स्टडी करें, उसके टाउन प्लानिंग के मॉडल को स्टडी करें, उसका जो हेल्थ केयर का मॉडल है उसको स्टडी करें। पर कुमकुम भारद्वाज जी ठीक है ना, एक जनता ने उनको चांस दिया। जनता अगर उम्मीद कर रही थी, कुमकुम भारद्वाज जी, जनता अगर उम्मीद कर रही थी कि बांकीपुर बैंगलोर जैसा बने, लेकिन वो बन नहीं पाया। अब प्रशांत किशोर उस वादे के साथ उतरे हैं मैदान में, जनता ने उनको चुना है, तो वक्त तो देना वाकई में बनता है कि प्रशांत किशोर बैंगलोर बना पाते हैं बांकीपुर को या फिर नहीं। और अगर बना गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। 40 वर्षों से बांकीपुर बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। क्या बात कर रही है? हमारे लिए चुनौती क्यों होगा? हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। उसके बाद एक बैंगलोर मोनिका जी, ये समझ जाइएगा फिर आपके विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। चुनौती इसीलिए क्योंकि आप ये समझेंगे कि विपक्ष कितना मजबूत होता जा रहा है और बीजेपी को अगेन बकल अप करने की जरूरत है। और हम लोग ये काम करके दिखाएंगे। बैंगलोर ना बना पाए, लेकिन जरूर ऐसा काम होगा जिससे जनता और भी बहुत ज्यादा ये होगी। अरे आप कह रही है बैंगलोर अगर नहीं बना पाए तो और ऐसा काम होगा। बैंगलोर के वादे से तो उतरी थी विभा जी, आप कह रही है बैंगलोर अगर नहीं बना पाए तो जरूर कोई ऐसा काम करेंगे जो जनता को पसंद आए। बैंगलोर के वादे के साथ तो आप लोग उतरे हैं, तो अब आप दूसरा क्यों वादा कह रहे हैं? बैंगलोर का ही वादा पे स्टिक ऑन रही है ना मैडम। हम कभी किसी ने हमारी पार्टी से या प्रशांत किशोर जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप अगर हमें मौका देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका बांकीपुर बैंगलोर बन जाएगा, ठीक है। और बाकी लेकिन हाँ, मौका है, जो भी पॉसिबल है वो काम हम लोग करेंगे। और आप अभी हमने बांकीपुर पूरा डोर टू डोर किया सब। आप जाके देखिए, नितिन नवीन जी का वहाँ 40 सालों से गढ़ बना हुआ है, लेकिन नितिन नवीन जी वहाँ पे अपना शीश महल बनवा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता किस कंडीशन में रह रही है आप वहाँ जाके देखिए। अभी भी आप बारिश अगर हो जाएगी, अगर 2 दिन लगातार बारिश हो जाए तो आप वहाँ पे अपनी गाड़ी तक ले नहीं जा सकते। वहाँ चैम्बर खुला हुआ है, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, बहुत तो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये सब, और पॉल्यूशन तो मत कहिए। आगे से सिर्फ आपको लगेगा कि भाई बांकीपुर बहुत, आप जाके देखिए कि वहाँ कैसे लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, कितना बैरियर है। एक आपके नितिन नवीन जी शीश महल में रह रहे हैं और जो आम जनता है वो एक बेसिक नीड्स के लिए भी तरस रही है। तो हम लोग जो जरूरतें हैं उस पर जरूर काम करेंगे, जितना हमारे से बन पाएगा, जितना हम अभी सक्षम हो पाएंगे हम लोग जरूर करेंगे वो काम। ठीक है, जनसुराज का ये कहना है कि हम भरपूर काम करेंगे, जितना बन पाएगा उतनी मेहनत करके बांकीपुर को बैंगलोर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। समर सिंह के पास मोनिका जी, उनको अगर पता हो तो बैंगलोर से भी बेहतर मॉडल हमारे पास है हमारे देश के अंदर, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ भी विजिट करें थोड़ा सा। आप अगर रेफरेंडम तक की बात कर रही हैं तो देश के हर क्षेत्र को स्टडी कीजिए। बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे हैं। मैं पटना में हूँ मैडम, मैं पटना में हूँ। आप इतना लोगों को मूर्ख मत बनाइए कि बेसिक नीड्स के लिए लोग तरस रहे हैं पटना के अंदर। आप अगर कुछ ऐसा बोलिए तो हमें भी विश्वास हो, हमें भी डाइजेस्ट हो। हमने तो आपको खुलकर से कहा कि प्रशांत किशोर की इच्छा कि वो बैंगलोर की बात कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर की इच्छा कि वो बैंगलोर की बात कर रहे हैं। अब किसी बैंगलोर बनाना है, किसी चंडीगढ़ बनाना है, ये जो जीता है उस पर छोड़ देते हैं। ठीक है, पैदल चल के देखें आप, एसी कमरों से बाहर निकले। हम लोग पैदल चले हैं, हम लोग पूरे बिहार में मार्च किए हैं और हम लोग अभी भी बांकीपुर से पूरे बांकीपुर में पैदल मार्च किए, पैदल कैंपेनिंग किए और सब हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके ग्राउंड लेवल पे जाके आप स्थिति देखिए। एक सवाल समर सिंह से भी फटाफट से लेना चाहते हैं। ठीक है, विभा रानी जी लौटेंगे आपके पास। समर सिंह जी, क्या कुछ ऐसा हो रहा है? चलिए ठीक है, दतिया आप लोगों के पाले में गया, लेकिन बिहार में कांग्रेस कहाँ जा रही है? उपचुनाव होते हैं, इतना अच्छा मौका होता है, लेकिन कांग्रेस क्यों मैदान में नहीं दिखी? या कांग्रेस का वो जलवा बिहार में क्यों नहीं आ पा रहा है? बिहार से कांग्रेस गायब से क्यों होती जा रही है? जी देखिए, ये समीकरण जो है ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। प्राथमिकताएं जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हम पश्चिम बंगाल में भी उतना फोर्सफुली नहीं
इस बार कॉन्टेस्ट किए, बिहार के अंदर भी वही अब कमोवेश स्थिति रही है। लेकिन ठीक तो है, इसके पीछे ठीक है, किसी शीर्ष का- नेतृत्व तय करता है समर सिंह जी, बात ठीक है, हर कोई आला कमान ही हर पार्टी का डिसाइड करता है सारी चीजें, पर संगठन कमजोर है, कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है खड़े करने के लिए, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं है। आप लोग चुनावों में देखते हैं कि इस राज्य में हमें ताकत झोंकनी है, इस राज्य से हमें कोई लेना देना नहीं, ये सिलेक्शन क्यों है, जबकि कांग्रेस देश की एक ऐतिहासिक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, इसमें ऐसा नहीं है। हमारे लिए भारत का हर नागरिक जो है वो जम्मू कश्मीर का हो, कन्याकुमारी से हो, चाहे वो गुजरात से हो या अरुणाचल प्रदेश से हो या कहीं से भी हो, हमारी नजरों में एक एंटिटी है, वो एक ही व्यक्ति, हम एक ही नजरों से एक चश्मे सबको देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कहीं कहीं पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपको उन लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करना होगा। बीइंग अ रिपोर्टर की हम पर अगर आप आगे आने वाले वक्त में केंद्र की सत्ता का रास्ता तय करना चाहते हैं तो उस लिमिटेशंस, उस बैरियर को भी कांग्रेस को तोड़ना होगा। मैं आपको इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जल्दी ही पूरे भारत में आप कांग्रेस के प्रत्याशी, जब जहां पर भी चुनाव होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, जनता बाहर निकलेगी, हमें समर्थन मिलेगा। हो सकता है वो किसी राजनीतिक दल से मिल जाए, वो किसी हो सकता है रीजनल पार्टी से मिल जाए, हो सकता है हम तो अगर आप इसको आगे आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमजोरी भी उजागर हो रही है, जिस पर कांग्रेस को वर्क करने की जरूरत है। ये एक बहुत मोड़ लेने वाला वक्त है, क्योंकि अब लगातार चुनाव विधानसभा के होंगे, फिर और देखिए 29 आने में भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, बहुत कुछ बदल सकता है, इसीलिए सभी पार्टियों को शायद और बकल अप करने की नीड है। वेल, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आप सभी का। तो बांकीपुर और दतिया से एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आया, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस चर्चा के माध्यम से हमने आज उसका विश्लेषण करने की कोशिश की। बीजेपी कह रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उपचुनाव में हम नहीं जीत पाए तो गोरखपुर का एग्जाम्पल देकर वो याद दिला रहे हैं कि हम वापसी जरूर करेंगे, तो उधर विपक्ष इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर जरूर देख रहा है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही, नमस्कार।